देख रहे हैं खबरदार में आज सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करेंगे, जो एक तरह से राजनीति के नाम हो चुका है। 1 दिन की भूख हड़ताल किसान आंदोलनकारियों ने की, लेकिन नेताओं के अनशन की ज्यादा चर्चा हुई। सीधे तौर पर यही दिख रहा है कि आंदोलन की फसल में सियासी फायदे की भूख मिटाने की कोशिश हो रही है। हम आपको यह भी बताएंगे कि किसान आंदोलन पर अब सरकार को किस बात का इंतजार है और कैसे आंदोलनकारी किसानों से अलग नए कानूनों के समर्थन में भी कई किसान संगठन आ चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद आपको वैक्सीन पहुंचाने वाले मिशन के बारे में बताएंगे। न्यू ईयर में वैक्सीन वाली हैप्पी डोज का सॉलिड प्लान बन चुका है। आज हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। ऑपरेशन कोरोना रिपोर्ट से क्या सच सामने आया है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन और उस पर होने वाली पॉलिटिक्स। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये राजनीति खुलकर दिख रही है। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि इस आंदोलन की खेती से सियासी फायदे की फसल भी तैयार हो रही है। इस ठंड में हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन उनके आंदोलन को धीरे धीरे नेता हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही पॉलिटिक्स दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किसानों को मनाने की सरकार ने कौन सी नई कोशिश की है और अब सरकार किस बात पर जोर लगा रही है। एक दिन की भूख हड़ताल तो किसानों की थी, लेकिन इसे भी नेताओं ने अपना मौका बना लिया। जैसे किसानों के भारत बंद में विपक्ष की राजनीति हावी थी, वैसे ही किसानों के अनशन में भी विपक्ष ने राजनीति चमकाई। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए। ये तो साफ है कि आंदोलन में किसान किनारे होते जा रहे हैं और किसानों के नाम पर नेता ही कैमरे पर दिख रहे हैं। नेताओं की ही चर्चा ज्यादा हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेता किसान आंदोलन को हाईजैक करने में जुटे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक दिन का अनशन किया। दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। एक एक तस्वीर सबूत दे रही है कि इस आंदोलन में अब राजनीति सुपर एक्टिव हो चुकी है और ये सभी खुद को किसानों का हमदर्द साबित करने में जुटे हैं। ये सीधे तौर पर सियासी फायदे के लिए होड़ वाली राजनीति है। पंजाब इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां कांग्रेस और टीम केजरीवाल में सियासी टकराव चल रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल दोनों किसान आंदोलन पर समर्थन को एक दूसरे का नाटक बता रहे हैं और एक दूसरे को केंद्र का एजेंट बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर साहब जो है किसानों के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जिस वक्त ये काले कानून बन रहे थे, कैप्टन अमरिंदर साहब उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून बनाए गए। उन्होंने एक बार भी बाहर आके ये नहीं कहा कि किसानों के खिलाफ मोदी सरकार इतने काले कानून बना रही है, उनका विरोध करना चाहिए। आज जब वो कानून बन के पूरे देश के किसानों के ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद वो विरोध का नाटक कर रहे हैं। वैसे में किसान भी उनकी हकीकत जानता है और वो खुद भी अपनी हकीकत जानते हैं। वो यहाँ पे दोनों पार्टी हैं, चाहे वो अकाली दल के नाम से जानी जाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये इनके एजेंट हैं बीजेपी के, जो कि किसान संघर्ष को अंडरमाइन करने के लिए, कमजोर करने के लिए, इसमें विभाजन करने के लिए बीजेपी की तरफ से छोड़े गए हैं। और ये उनका दे आर पॉलिटिकल मास्टर्स वॉइस, दे आर स्पीकिंग एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी। ये भी इत्तेफाक नहीं कि ये वही राजनीति है जो हमेशा मोदी विरोध के मौके खोजती है। किसान आंदोलन में विपक्ष को यही मौका दिखा, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति का निशाना लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए। वहां 0 है, यहां हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज जनता खड़ी है, आज अगर कोई नेता ये बात कहे कि मैं जनता को लेकर आया हूं तो झूठ है। बीजेपी इसलिए पलटवार कर रही है क्योंकि जब किसान संगठन विपक्ष को मंच नहीं दे रहे हैं, उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों इस आंदोलन में बिन बुलाए कूद रहा है? इसमें सीधी सीधी राजनीति नहीं तो और क्या है? आज तक ब्यूरो। इसी राजनीति ने किसान आंदोलन को उलझा दिया है। 19 दिन से हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान संगठनों की सरकार से बातचीत भी रुकी हुई है। सरकार ने किसानों को कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन संगठन नहीं माने। वो सीधे सीधे तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार लगातार कह रही है कि कानून किसानों के भले के लिए है, इस पर कोई भी आपत्ति है तो चर्चा करने को तैयार है। किसान संगठन कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए। सरकार ने कहा है कि लिखित गारंटी देंगे कि एमएसपी बनी रहेगी। किसान संगठन कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम कमजोर न किया जाए। सरकार इसका भरोसा दे रही है कि मंडी सिस्टम पहले की तरह बना रहेगा। किसान संगठनों को चिंता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की खेती पर कब्जा हो जाएगा। सरकार गारंटी दे रही है कि किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसान संगठन कह रहे हैं कि पराली जलाने पर जेल जुर्माना न हो। सरकार इस पर बात करने को तैयार है। किसानों को बिजली सब्सिडी खत्म होने का डर है। सरकार ने भरोसा दिया है कि बिजली सब्सिडी खत्म नहीं होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। सरकार को किसानों की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन पर सरकार ने इस धारणा को ध्वस्त करने में जोर लगा दिया है, जिसमें कृषि सुधार कानूनों को किसान विरोधी बताया जा रहा है और इस पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 19 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान संगठन हैं, दूसरी तरफ वो किसान संगठन भी हैं जो मोदी सरकार के कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं। ऐसे ही 10 किसान संगठनों की एक ऑल इंडिया कमेटी के नेता आज कृषि मंत्री से मिले और उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया। किसान आंदोलन से सरकार बैकफुट पर नहीं है। टीम मोदी नए कानूनों पर समझा भी रही है तो समर्थन भी जुटा रही है। सीधा संदेश ये कि नए कानूनों का विरोध हर किसान नहीं कर रहा है। ऐसे भी किसान संगठन हैं जो कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेता कृषि मंत्री से मिले। इस समिति में देश भर के 10 किसान संगठनों के नेता हैं। किसान समन्वय समिति का प्रभाव देश के 28 राज्यों में है। इनमें यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य हैं। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 हफ्ते में किसान नेताओं के ऐसे 4 ग्रुप्स नए कानूनों को समर्थन दे चुके हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों से अलग दूसरे किसान संगठन मोदी सरकार के कानूनों को
कृषि में सुधार के लिए पुरानी व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी बता रहे हैं। ऐसे संगठन सरकार से किसी दबाव में ना आने को कह रहे हैं। जिन राज्यों के किसानों को चिंता है, उन राज्यों में राज्य सरकारों को पुरानी व्यवस्था जारी रखने के लिए कह रहे हैं। ये किसान संगठन यही कह रहे हैं कि कानूनों में जो भी आपत्ति है उसमें संशोधन कर दिया जाए, लेकिन कानून रद्द ना किए जाएं। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि कानून किसानों के भले के लिए है, इसे रद्द नहीं किया जाएगा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. कानूनों की जिन बातों पर किसानों को आपत्ति है, उस पर सरकार ने प्रस्ताव भी दिया था। फिर से चर्चा करने को तैयार है, किसानों के हितों की गारंटी दे रही है। लेकिन वो किसान आंदोलनकारी कैसे समझेंगे जो दिल्ली बॉर्डर पर 19 दिन से डटे हैं? देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है बातचीत करने को तैयार है। किस ढंग से आंदोलन ये डेडलॉक टूटेगा? हाँ, जो सरकार कह रही है गलबात करने के लिए तैयार हैं। गलबात करने से कोई मना नहीं कर रहा है, किसान भी गलबात करने को तैयार हैं, पर गलबात जो अगे हुई है 6-7 बार, उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उस लेवल पे गलबात नहीं होनी चाहिए। ये गलबात प्रधानमंत्री के लेवल पे होनी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद एजेंडा तय करके किसान आगुओं से बात करें तो और इसका हल कढें। कानून रद्द करने की बात पर झुकना तो दूर, इसके लिए किसान आंदोलन अब और तेज हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर, जहां पर जो किसान हैं वो यहीं पर सड़कों पर बैठ गए हैं। और ये जो पूरा रूट है जो जयपुर से हरियाणा की तरफ आता है, गुरुग्राम की तरफ, वो पूरा रूट बाधित कर दिया है। ये जो तमाम किसान हैं ये दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, उन्होंने इन किसानों को यहीं पर रोक दिया है। काफी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में जो तमाम किसान है वो यहीं पर बैठ गए। न नए कानून का विरोध करने वाले किसान संगठन पीछे हटने को तैयार हैं, न ही सरकार कानूनों को रद्द करने वाली बात मानेगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी सोच पर पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं और इसी में टकराव बढ़ रहा है, इसी में बातचीत फंसी है और इसी में आंदोलन भी फंसा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तबाही से दुनिया को बचाने वाली वैक्सीन आ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और बहरीन में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। भारत में भी वैक्सीन की दौड़ अब खत्म होने वाली है। माना जा रहा है कि अब सिर्फ नए साल की शुरुआत में ही यह खुशखबरी मिल जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि जनवरी 2021 में वैक्सीन की पहली डोज मिलने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर 2021 तक कोरोना का सफाया हो सकता है, यानी अक्टूबर से भारत में लोगों की जिंदगी सामान्य हो सकती है। यानी भारत जिस कोरोना से भारत में 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसका अंत करीब है। 16 दिन के बाद कभी भी देश के 135 करोड़ लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत वाले दिन अब लगने वाले हैं। भारत में कोरोना वायरस के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली है। अगर सब नतीजे सही रहे तो अगले साल की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू होने की संभावना है। पूनावाला ने कहा, हमें विश्वास है कि अगर नियामक एक अच्छा संकेत देते हैं तो भारत का टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। जिस दिन भारतीय आबादी के 20% लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग गया, उससे आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाएगा। सीरम द्वारा इमरजेंसी यूसेज लाइसेंस के लिए अर्जी DCGI को दी जा चुकी है। सभी 1600 वॉलेंटियर्स के रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अध्ययन के लिए दिए जा चुके हैं और इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने के शुरुआत में कोरोना के खिलाफ सीरम का वैक्सीन देश में आ सकता है। भारत में 2 वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरा
भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही है। यानी ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन पर सरकार फिलहाल नजर टिकाए बैठी है। दोनों ने ही सरकार से वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, लेकिन फैसले से पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से क्लिनिकल ट्रायल के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी डेटा शेयर करने को कहा है। यानी ये तय है कि सुरक्षा संबंधी सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद ही वैक्सीन को हरी झंडी दी जाएगी। The vaccine will be available in the coming few weeks and the vaccination process will kick start in India as soon as it is approved by the concerned regulatory agency. With stringent oversight, we are ensuring that there is no compromise on scientific and regulatory norms stretching from safety of the trials to efficacy of the vaccines. कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज बुक करने के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत ने अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज की तैयारी है। भारत ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, भारत ने नोवावैक्स वैक्सीन की अधिकतम 100 करोड़ खुराक का प्रबंध किया है। और जहां तक भारत में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल होगा, तो अगर भारत की डेमोग्राफिक सिचुएशन और एज ए भारत इज ए ट्रॉपिकल कंट्री अगर हम ये देखते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे अनुमान के हिसाब से जो वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पे स्टेबल हो वो भारत में अवेलेबल होनी चाहिए। भारत में पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन लोगों में से प्राथमिकता में 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर होंगे, 45 लाख पुलिसकर्मी होंगे, नगर निगम कर्मचारी और फ्रंट लाइन टीम के 1.5 करोड़ लोग होंगे और 15 लाख सैनिक होंगे। इसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आने वाली है और कोरोना वायरस के दिन पूरे होने वाले हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत की 135 करोड़ आबादी तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे। भारत की बड़ी आबादी में कोरोना टीकाकरण जटिल अभियान हो सकता है। हालांकि भारत के पास टीकाकरण के राष्ट्रीय अभियानों को चलाने का लंबा अनुभव है। देश में सार्वजनिक टीकाकरण का पूरा नेटवर्क है। इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। 1802 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भारत पहुंची। देश में लाखों लोगों को यह वैक्सीन दी गई। आजादी के बाद 1962 में सरकार ने स्मॉल पॉक्स के खात्मे के लिए बड़ा अभियान छेड़ा। इसके तहत 2 साल में 32 करोड़ 42 लाख लोगों को टीका दिया गया। अभियान के 15 साल बाद 1977 में भारत ने खुद को स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित किया। 1985 में देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया, जिसके तहत 12 तरह की वैक्सीन दी जाती है। इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है। यह व्यवस्था पूरी तरह से मुफ्त है। 1979 में सरकार पोलियो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 20 साल यानी 1999 तक देश में 67 करोड़ 3 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। साल 2004 तक देश में हर बच्चे को पोलियो की खुराक दी गई थी। 2011 में पोलियो का आखिरी केस सामने आया। सरकार ने 2014 में देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अब तक के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम खास सेगमेंट्स के लिए हुए, लेकिन पहली बार पूरी आबादी का टीकाकरण करना है। माना जा रहा है कि पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की मुहिम से जोड़ना होगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगले साल तक 25 से 30 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन मिलने की आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। आज वहां पहली कोरोना वैक्सीन दी गई। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नए साल में वैक्सीन वाला गिफ्ट दिया। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि फाइजर अमेरिकी कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत बाद में मिली। पहले इंग्लैंड ने इसका प्रयोग शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आखिरकार वायरस से लड़ने वाले हथियार से लैस हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पैनल ने पूरे 9 घंटे तक फाइजर की वैक्सीन पर मैराथन बहस की और इसके बाद 4 के मुकाबले 17 वोटों से फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई। समिति की बैठक में फाइजर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वैक्सीन रिसर्च प्रमुख
कैथरीन जेनसन ने कहा, हमारी वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित है। अमेरिका में महामारी बेकाबू हो रही है और हमें वैक्सीन की तत्काल जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के बाद कहा कि हमने केवल 9 महीने में एक सुरक्षित और प्रभावी टीका दिया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। ये लाखों लोगों की जान बचाएगा और जल्द ही महामारी को खत्म करेगा। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन दे दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। पहली वैक्सीन दे दी गई, अमेरिका को बधाई, पूरी दुनिया को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के इतिहास में महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया है कि टीका पूरी तरह से मुफ्त होगा। 24 घंटे के अंदर वैक्सीन की 64 लाख खुराक मिल जाएंगी। टीका 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा। 29 लाख खुराक के पहले चरण में प्रमुख तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्ग लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले रविवार को ही मिशिगन से कोरोना वायरस के टीके की पहली खेप ट्रकों से रवाना कर दी गई थी। शुरुआत में 145 वितरण केंद्रों तक वैक्सीन पहुंच रही है। अगले 48 घंटे में अमेरिका के 600 से ज्यादा अस्पतालों में कोरोना को मात देने वाली संजीवनी पहुंचने वाली है। I am pleased to announce that late yesterday, the FDA authorized for emergency use the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. This is the first COVID-19 vaccine to be authorized in the United States. फाइजर अमेरिकी कंपनी है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसकी वैक्सीन को सबसे पहले अपने देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी। फाइजर को सबसे पहले हरी झंडी ब्रिटेन में मिली और फिर बहरीन, सऊदी अरब और कनाडा ने भी ऐसा ही किया। यानी अमेरिका फाइजर वैक्सीन को हरी झंडी दिखाने वाला 5वां देश है। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे 9 महीने के बाद वैक्सीन अब हकीकत है, लेकिन इस दौरान दुनिया ने एक बड़ी कीमत भी चुकाई है। इस महामारी ने दुनिया भर में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 7 करोड़ 22 लाख को बीमार किया है। अकेले अमेरिका में कोरोना महामारी से 2,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना की टेस्टिंग को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई का हथियार बताया जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग में भी भ्रष्टाचार का खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। कोरोना की मनचाही टेस्ट रिपोर्ट देने वाले यूपी के 3 अस्पतालों के लैब स्टाफ आज तक के कैमरे पर बेनकाब हुए। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। कोरोना से लड़ने का WHO का मंत्र यही है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार की दीमक इस फॉर्मूले को नष्ट कर रही है। छुट्टी लेनी होगी तो आपको वही लगाना ही पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा सर। ये सब लोगों ने ऐसे किया। जाने कितने आके चलेगा, कितने आके चलेगा छुट्टी वाले। आज तक के अंडर कवर स्टिंग ऑपरेशन में कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट्स में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, पॉजिटिव मिलेगी। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव मिलेगी। कानपुर के UHM जिला अस्पताल में 1500 रुपयों में लैब असिस्टेंट अमित कोरोना की फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने को राजी हो गया। छुट्टी के लिए लगा है। बैंक में छुट्टी के लिए करना क्या है? छुट्टी चाहिए। आओ बोले फॉर्म भर के आप जाइए, शाम को आपका काम हो जाए। छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की। हाँ, किसी को बताना नहीं था, किसी को बताना नहीं था। खर्चा कितना? 150 बताओ। अरे वही 1500। इस बातचीत के कुछ घंटों बाद शाम को दोबारा आज तक की टीम अमित से मिली तो बिना जांच के फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार होने की पूरी टाइमलाइन हमें बता दी गई। आपको यहाँ से हम आज चलाएंगे, कल सुबह तक रिपोर्ट आपको दे देंगे। रिपोर्ट हम इनको दे देंगे या रिपोर्ट इनको दे देंगे। आप ले लेना आके 11 बजे तक ले लेना आके, आप सीधा आप चले जाना और बैंक में किसी आदमी को बुला लेना, वो आप घर के बाद दे देना उनको। फिर हम नहीं निकल रहे हैं। आज रिपोर्ट नहीं मिलेगी? आज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको चढ़ने के लिए कम से कम रात में 12 बजे के बाद चलेगी। मुझे लगा मैं पहला आदमी दिमाग लगा रहा हूँ। बहुत लोग कराते हैं। हमारे मिलने वाले जाने कितने हैं, कितने का भाग चलेगा।
उन्नाव के पंडित उमाशंकर जिला अस्पताल में भी 1500 रुपयों में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले लैब स्टाफ AB चौधरी से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ हमें दिल्ली में बैठे व्यक्ति के लिए नेगेटिव रिपोर्ट बनाने की गारंटी मिली। औपचारिकता के लिए अंडरकवर रिपोर्टर का ही एंटीजन टेस्ट कर दिया गया। दिल्ली में भी भाई मेरा कुछ पैसे पड़ जाएंगे, दे देंगे हम। कितना लगेंगे बता दो। मान चलो 1500 रुपये वैलिडिटी से बात करना पड़ेगा। 1500 में हो जाएगा। कब मिल जाएगा रिपोर्ट? एंटीजन मिलेगी। बिना टेस्ट का नेगेटिव मिल जाएगा। क्या चाहिए? रिपोर्ट कम है तो इसको पोर्टल पर चढ़वा। तो मेरे भाई के नाम पे मेरा टेस्ट कर दिया उन्होंने। नहीं, यूपी के 2 शहरों के बाद आज तक ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े को पकड़ा। अस्पताल का लैब स्टाफ रईस 3000 रुपए में फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया। 3000 पड़ेंगे। हाँ? 3000 में? हाँ। यूपी के 3 अस्पतालों में सदी के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट के बीच भ्रष्टाचार की ऐसी हद परेशान करती है। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने में अभी कुछ हफ्तों का समय लगेगा, लेकिन इसे लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन का ये कार्यक्रम चुनाव की शैली पर होगा। पहले फेज में जिन 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, उनमें से अधिकतर का वोटर आईडी दिखाने के बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस का कहर झेल रही दुनिया को अब वैक्सीन का ही आसरा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कई टीके बनाने पर काम जोरों पर है। इस काम में कुछ फार्मा कंपनियों को सफलता भी मिली है। भारत में भी 3-4 कोविड टीके तैयार करने की कोशिश जारी है। इन संस्थानों की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी अप्रूव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे देश में 9 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से 3 प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 6 अंडर क्लिनिकल ट्रायल में है। India's world-class research institutes have spearheaded the campaign against COVID-19 and are currently working towards facilitating capacity building for producing, distributing and administering the vaccine. As I speak here, 260 vaccine candidates are in different stages of development globally. Out of these, 8 are scheduled to be manufactured in India.